धड़कनों के संग संग किस नंबर 3 दूसरा हिस्सा रक्स बिस्मिल के कलम से माखूज लिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये बात आबिश ने तुमको बताई है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? आफरीन ने सर घुमाकर इसके चेहरे को देखकर कंफर्म किया। इस वक्त इसकी आंखों में अपनाहट की बजाय काफ़ी मायूस कुन तासुरात थे। आफरीन, तुम अपनी बहन से चाहे जितना कितना ही हसद करती रहो या उससे नाराज़ रहो, लेकिन इसके बावजूद भी तुमको अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करना नहीं चाहिए था। आफरीन इसकी बात पर हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी। ये सब आबिश ने तुम्हें बताया है, दुरुस्त? ये बात मुझे खुद पता चली है, उसने नहीं बताई। किसी ने आज के हुए वाक़ये को स्नैपचैट पर पोस्ट किया था। अय्यज के लहजे में इसके लिए मलामत थी। तुमने किसी और के हाथों अपनी बहन को पब्लिक के सामने खिंचवा कर बाहर फेंकवाया। इस नतीजे में इसका लिबास तक तार तार हुआ है। तुमने उसके साथ साथ उसकी दोस्त जन्नत और सिंडी टर्नर तक को नहीं बख्शा और उनके लिए मुश्किलात बना दी हैं। तुम्हारे रवैये ने काफ़ी मायूस किया है मुझे। किस कदर भयानक रूप है तुम्हारा, मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था। वो सख्त तैश में नजर आ रहा था। आफरीन मुसलसल अय्यज के हिलते होंठ देख रही थी। आफरीन ने इन सजीले होंठों से माजी में बार बार अपने लिए प्यार भरी सरगोशियाँ और मुझ भरी मीठी बातें सुनी थीं, लेकिन अफसोस कि इस बार इन होंठों से कड़वे हकारत भरे अल्फाज उसके लिए आग के शोलों की तरह निकल रहे थे। वो काफ़ी रंजीदा हुई। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कोई अपना इतना प्यारा अजीज इस तरह भी राय बदल सकता है। क्या कोई खुद गर्जी में इस कदर आगे बढ़ सकता है कि पिछले वादे और कस्में भुलाकर एक कोने में फेंक दे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये दुनिया दो रंग की है, जहाँ लोग पल पल चेहरे बदल देते हैं, अपनी कई बातों से मुकर जाते हैं, सालों के रिश्ते लम्हे में तोड़ देते हैं। कस्मों पर एतबार नहीं किया जा सकता, वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका ज़हन सोचा जा रहा था। उसे वाक़ई अय्यूज़ के अल्फाज़ ने सख्त तकलीफ़ से दो चार किया था। इतना कि उसकी ज़ब्त की तनाबें उसके हाथ से छूट गईं। वो चिटक पड़ी, हल्की चीख से बोल पड़ी, हाँ, हूँ मैं भयानक। तो क्या तुम अब अपनी मंगेतर की तरफ से मुझसे बदला लेने आए हो? वो कुरलाई। अफ़सोस आफ़ी, तुम अब भी अपनी गलती मानने से इनकारी। अय्यूज़ को तो वो कोई और ही आफ़रीन लगी। ये उसकी आफ़रीन तो नहीं थी जिससे उसने मोहब्बत की थी। देखो आफ़ी, तुम्हारे मॉम एंड डैड तुम्हारी वजह से पहले ही परेशान हैं। तुमको अपना रवैया बेहतर करने की ज़रूरत है। लोग तुमको इस वजह से छोटी ज़हनियत के बुला रहे हैं। अय्यूज़ ने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ, हूँ मैं छोटी ज़हनियत की। आफ़रीन ने उसकी बात मान ली कि वो छोटा ज़हन रखती है। बहरहाल, मैं कोई वली नहीं हूँ। उसने बाजू सीने पर बांध कर उसे देखा। आफ़रीन! अय्यूज़ इसके ज़िद्दी अंदाज़ पर गुस्से में आकर कार के बोनट पर मुक्का मारकर धड़ा। फिर जैसे बेबस हुआ था, बिल्कुल बेबस। तुमने आज वाक़ई मुझे बुरी तरह मायूस किया है, बहुत। मैं अपने और तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा। चाहता था तुम भी मेहनत करो। मुझे 3 साल, फ़कत 3 साल की मोहलत दो, ताकि मैं आबिश की मदद से अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकूँ। लेकिन तुमने जल्दबाज़ी में पाँव पलट दिया। घर से निकल आई, सिमेंट ग्रुप से निकल आई और अब नौकरी से फ़ारग दर-बदर फिर रही हो। क्या तुम नहीं समझते कि तुमने खुद को परेशानियों में धकेल दिया है? वो वाक़ई उसके रवैये से परेशान हुआ था। इसकी बात पर आफ़रीन तंज़िया मुस्कुराई। मेहनत तो कर रही हूँ मैं। मेहनत कर रही मैं, तुम्हारे मामू की बीवी बनने की, ताकि तुमको वही जलन और तकलीफ महसूस करवा सकूं जो मुझे तुम्हें आबिश के साथ देखकर होती है। अयस की आंखों में जैसे लहू उतर आया था। तुम ना सिर्फ खुद को बर्बाद कर रही हो बल्कि हम सबको परेशान कर रही हो। अगर ऐसा ही करती रहे ना तो सब कुछ खो दोगी, सब कुछ। जिस आबिश को तुम कम से कम तालीम याफ्ता कह समझ रही हो वो तुमसे आगे जाएगी। भले वो सालों तक यही दही इलाकों में पली बड़ी हो, लेकिन इसमें काबिलियत है, ज़हन है। अपनी जहानत से देख लें, वो तुमको पछाड़ देगी। अय्यज ने उसे हकीकत का मुंह दिखाया था। ओह, लगता है कुछ ही दिनों की वाबस्तगी की वजह से आबिश को कुछ ज़्यादा ही जान गए हो। आफरीन ने इस पर तंज कसा। वो वाकई जल भुन गई थी। उसकी अहमकाना बात पे अय्यज को सच में अफसोस हुआ। वो अच्छे से समझ रहा था कि आफरीन आबिश से हसद करती है, लेकिन किस वजह से करती है ये उसे नज़र नहीं आ रहा था। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। कभी कभी हम सिर्फ सामने की चीज़ को ही ध्यान में रखते हैं, इसके पीछे की वजूहात को हमारे सामने की आंख देख नहीं पाती। जब तक हमारे अंदर की आंख ना खुले, तब तक गलतफहमी में मुब्तला रहते हैं, और ये अंदर की आंख
तब खुलती है जब कोई बड़ा धचका लगता है। बहुत सी बातें इंसानी आँख से छुपी हुई होती हैं। बहुत से राज़ कहीं दफ़न होते हैं, जिनके ज़हूर का एक वक़्त मुकर्रर होता है। यही वजह थी कि दोनों पस-ए-पर्दा हक़ाइक़ और मंसूबों से लाइल थे, तब एक-दूसरे के खिलाफ गलतफ़हमी में मुब्तला हो रहे थे। यूँ कहना चाहिए कि दूसरों का किया बर्दाश्त कर रहे थे या दूसरों की चालों में आ चुके थे और लाइल्म थे। अय्यज़ को इस वक़्त आफ़रीन के ढीठपन पर सख्त ताव था। ये वक़्त जेलस होने का नहीं, तुमको कछुए और खरगोश का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। वो उसे ऑप्शन आबिश और खुद के बीच मुवज़ना करने का कह रहा था। जेलस? जेलस होती है मेरी जूती। आफ़रीन को तब चढ़ गई थी जब मुसलसल अय्यज़ ने उसे जेलसी के ताने देने लगा था। ये तुम ही थे अय्यज़ जिसने मुझे किसी और के लिए छोड़ा और मंगनी कर ली। फिर भी कहते हो मैं जेलस हो रही हूँ। और ये तुम ही हो जिसने मुझे अपने लिए 3 साल इंतज़ार की सूली पर लटकने का फ़ैसला सुना दिया, बिना मेरी मर्ज़ी जाने कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मुफ़ाद अज़ीज़ रहा। तुम्हें सिर्फ़ आबिश जैसी दूसरी चीज़ों की हथियाने वाली औरत चाहिए, जो तुम्हारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मददगार हो सके। मुझे जेलसी का ताना देना बंद करो। आफ़रीन ने वाक़ई उसे आईना दिखाया था। सच ही था कि आबिश की तरफ वो मुफ़ाद की वज़ह से ही बढ़ा था, ताकि इसका बिज़नेस आगे जाए। कुछ भी समझ लो, अभी ये मेरी मजबूरी है। अभी तुम ये बात नहीं समझोगी, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। वो जैसे बेबस हुआ। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, सिर्फ़ इतना कहने आया हूँ, अपने घर जाओ। अपने डैड मॉम के साथ आबिश से भी माफ़ी माँगो, ताकि तुम सीमेंट ग्रुप में वापस आ सको। अय्यज़ ने नरमी की राह चुनी। शायद वो आफ़रीन को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एक तरफ आबिश इसके बिज़नेस की ज़रूरत थी, तो दूसरी तरफ आफ़रीन थी, उसकी मोहब्बत और यकीनन मोहब्बत का पलड़ा नीचे झुक गया था। वफ़ाद का पलड़ा भारी था। मेरी कंपनी में वापस आने से क्या फ़ायदा होगा? चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरी हर चीज़, हर कामयाबी आबिश के खाते में जाएगी। वो मेरी कामयाबियों को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। आफ़रीन के लहजे में क्या नहीं था, दुःख के साथ अफ़सरदगी, अपने साथ हुई नाइंसाफ़ियों की तकलीफ़ रकम थी। अय्यूज़ इसकी बात पर तहक़ीर से बोल उठा। कौन-सी कामयाबियों का तज़किरा कर रही हो तुम? हर कामयाबी के पीछे अगर मेरा हाथ ना होता तब मैं पूछता कि कौन-सी कामयाबी तुमने अपने बल पर हासिल की? ये होटल वाला ग्रैंड प्रोजेक्ट भी तुम्हारी वज़ह से ही मिला था। तुम्हें मेरी वज़ह से मिला था। तंज के तीर थे जो वो बरसाए जा रहा था और वो प्रोजेक्ट आबिश के हाथ भी मैंने ही दिया है। खुद की काबिलियत पर इतना गरूर मत करो आफ़रीन यज़दानी। वो तंज़िया उसकी हँसी उड़ाने लगा। आफ़रीन को दिल में उसकी नीच ज़हनियत पर यकीनन सख्त तासुफ़ हुआ। अगर वो ये ना जानती कि ये सब एजाज़ आबिश की सोहबत का नतीजा है। मुझे तुम्हारी इस कदर घटिया सोच पर वाक़ई भी अफ़सोस नहीं हुआ। ना मैं अपने अल्फ़ाज़ तुम जैसे कमज़ोर पर ज़ाया करना चाहती हूँ। इसलिए बेहतर है मुझसे 100 कदम के फ़ासले पर रहो। मैं बिल्कुल भी तुम्हें देखना नहीं चाहती और अपनी काबिलियत को मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे किसी आरे-गहरे नत्थोखारे से जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही कार का दरवाज़ा झटके से खोलकर बिना उसे कोई मौका दिए कार बढ़ाकर ले गई थी। पीछे वो खुद को एरा-गैरा और नत्थोखारा कहे जाने पर सख्त इश्तियाल में आया हुआ था। इतना कि करीबी दरख्त को गुस्से में लात रसीद कर दी। ठीक इसी वक्त उसके सेल फ़ोन पर आबिश की कॉल आने लगी। उसने कुछ देर ठहर कर खुद को रिलैक्स किया और कॉल पिक की। दूसरी तरफ से आबिश की अदाकारी अरूज पर पहुंची हुई थी। परेशान को नवाज में वो कह रही थी, आयस, तुम ऑफिस से मिलने गए थे ना? प्लीज़ उससे सख्ती से बात मत करना, उसे नरमी से समझाना। उधर आयस इसकी बात सुनकर शॉक में चला गया। उसे समझ नहीं आया कि इस कदर बदसलूकी के बावजूद भी आबिश आफरीन के लिए इस कदर मुतफक्र क्यों है। आफरीन की खुद के साथ बदतहज़ीबी के बाद उसने ये जाना कि आबिश उसके लिए बेहतरीन इंतखाब थी। मुझे हैरत है इस कदर बदसलूकी के बावजूद भी तुम इसके लिए फ़िक्रमंद हो। वो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है आबिश। बिलाखिर अय्यज़ ने अपने ज़हन में उठते ख़यालात को अल्फ़ाज़ का रूप दे दिया। वो बहन है मेरी, मैं जानती हूँ वो नाराज़ है। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, इस सब की वजह भी मैं हूँ। ना मैं वापस आती, ना इसके साथ कुछ बुरा होता। अब वो ये समझने में हक़ बजानिब है कि मैंने उसकी चीज़ें हथिया ली हैं। लेकिन तुम्हारी बात अलग है यस, मैंने सच में तुमसे मोहब्बत की है। मैं जानती थी कि तुम्हारे सारे जज़्बे सिर्फ़ आफ़ी के लिए हैं, इसके बावजूद भी मैंने खुद को मजबूर पाया। क्या तुम भी मुझे आफ़ी की तरह खुद-ग़र्ज़ समझते हो? नरम-नरम आवाज़ अय्यज़ के सेहन पर सहर तारी करने लगी। सच तो ये था कि अगर ये सब बातें आबिश पहले ही कहती तो वो कुछ ज़रूर सोचता। लेकिन अब अपनी आँखों से आफ़रीन का बुरा रवैया देखकर, उससे बात करके उसका ज़हन और दिल मुकम्मल आबिश की तरफ पलट गया था।
अब ये इस पर लाज़िम था कि आमिश की मोहब्बत का जवाब इसी मोहब्बत से दें। लोग कहते हैं मोहब्बत सिर्फ़ एक बार होती है, लेकिन कुछ लोगों पर ये कॉन्सेप्ट सूट नहीं करता। वो 2 बार, 7 बार मोहब्बत के जाल में फँस जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मोहब्बत बस एक ही बार होती है। बाकी जो होती है, वो ख़र्ज़ होती है, मुफ़ाद होता है, हिर्स होती है और ये इसको आगे वक़्त खुद ही समझा देगा। क्योंकि वक़्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। नहीं, अभी खुद को इल्ज़ाम मत दो। वो अपने ख़यालात से चौंका था। ज़्यादा मत सोचा करो। अय्याज़ ने उसे तसल्ली दी। थैंक यू अय्याज़, मुझे समझने के लिए। आबिश ने लफ्ज़ों का तिलिस्म फूँका था। दौरान सफ़र गाड़ी ड्राइव करते आफ़रीन के ज़हन में मुसलसल अपने और अय्याज़ की तल्ख़-व-तुर्श मुकालमे गर्दिश कर रहे थे। बार-बार रिपीट हो रहे थे। वो सख्त आजिज़ आ गई थी। आखिर थक कर गाड़ी रोककर स्टीयरिंग व्हील पर सर टिका दिया और गहरे-गहरे साँस लेने लगी। पेशानी पर पसीना की नन्ही-नन्ही बूँदें चमक रही थीं। काफ़ी देर बाद खुद को पुरसुकून किया। अभी गाड़ी स्टार्ट करके इरादा सुपरमार्केट तक जाने का था, तभी इसके सर पर बेल होने लगी। उठाकर देखा तो सारे यज़दानी का नाम चमक रहा था। इतने सारे दिनों में पहली बार था कि उसने खुद से फ़ोन किया था। वो समझ गई थी कि कॉल का मकसद उसे वापस घर बुलाना कतई नहीं है। फिर भी उसने कॉल पिक कर ली थी। जी मैम, उसने नरमी से कहा। लेकिन खिलाफ़ तवक्कुत दूसरी तरफ से ज़बरदस्त गरजती आवाज़ आई थी। खबरदार जो मुझे वहाँ बुलाया, मैं तुम जैसी ज़ालिम बेटी की माँ नहीं हो सकती। सालिहा गरज कर बोली और ऑर्डर दिया, फ़ौरन घर आओ और अपनी आप बहन आबिश से माफ़ी माँगो। आफ़रीन ये सुनकर दुःख से कराही, आपने आबिश से क्यों नहीं पूछा मॉम कि उसने मेरे साथ क्या सलूक किया? उसने लेकिन उसकी बात आगे से सालिहा की तेज़ चिंगार ने काट दी थी। तुम्हारी बहन बहुत नरम दिल की है, तुम्हारी तरह संगदिल नहीं है। तुमने काफ़ी बुरा सलूक किया है आबिश और उसकी सहेलियों के साथ। जानती हो, जन्नत कैम्पबेल के साथ हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं। जानती हो कितने दौलतमंद लोग हैं वो। तुमने सच में हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मुझे यकीन नहीं आता मेरी तुम जैसी जाहिल बेटी हो सकती है। सालिहा ने उसकी बात मुकम्मल सुने बगैर काट कर झाड़ पिला दी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि वापस आकर अपनी बहन से माफ़ी माँगो। सालिहा की तेज़ आवाज़ मोबाइल से गुज़र के जैसे आफ़रीन के ज़हन में चाबुक रसीद कर रही थी। उसने बेख्तियार दाँत पीसे। आपकी भूल है कि मैं माफ़ी माँगूँगी, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। अगर मेरी वापसी इस माफ़ी की शर्त पर तय है, तो बेहतर है मैं घर आऊँ ही ना। सालिया इस बात पर चरापा होकर चीखने लगी, तो फिर ज़िंदगी में कभी मेरे सामने मत आना। आज से मैं तुम्हें बेटी नहीं समझूँगी। सेल डिस्कनेक्ट हुआ था। आफ़रीन ने आहिस्ता-आहिस्ता गहरी-गहरी साँस लेकर जैसे खुद को रिलैक्स करना चाहा, लेकिन फिर भी आँसू बेइख्तियार रवां हो गए। कई लम्हे गुज़र गए। आस-पास गाड़ियाँ गुज़रती जा रही थीं। इनके शोर में खुद इसकी सिसकियाँ दब सी गई थीं। जब दिल खोलकर वो रो चुकी तो उल्टे हाथ से गाल रगड़े और खुद को खुद ही समेटा। फिर गाड़ी चलाकर करीबी मार्केट में आ गए। कार एक पेट शॉप पर रोककर वो बैग उठाकर शॉप के अंदर गई। शॉपकीपर से पूछा कि बिल्ली के हाजमे के लिए बेहतर खाना कौन-सा हो सकता है। शॉपकीपर ने उसे हैरत से देखा। ये पहली बार था कि कोई बिल्ली का मालिक बिल्ली के हाजमे के लिए बेहतर फूड की मालूमात ले रहा है। उसने इसकी मुश्किल आसान करने के लिए एक मालूमाती किताबचा दिया, जिसमें हामला बिल्लियों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर फूड रेसिपीज़ दर्ज थीं। ये तरकीब हर बिल्ली के हाज़मे के लिए बेहतरीन है। आप बिना किसी के डर के अपनी बिल्ली को बनाकर खिला सकती हैं। शॉपकीपर ने पेशेवराना अंदाज में सर खम किया। कुछ देर सोचने के बाद आफ़रीन ने ये वो खरीदी और इसके बाद सुपरमार्केट से कुछ खाने के लिए अज्जा और सब्जियां खरीदी और गाड़ी वापस फ्लैट की तरफ दौड़ाई। शाम के 4 बजे फ्लैट पर वो वापस पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही अंदर दाखिल होकर फिदे को ढूंढने के लिए नजर घुमाई, फिदे एक कोने में बैठी हुई दिखी। उसे देखकर कमजोर सी आवाज में मियाँव किया और वापस दुम दबाकर बैठ गई। ये देखकर जैसे आफरीन को दिली दुख हुआ। उसके साथ ही उसने फैसला किया कि वो उसकी डाइट का मुकम्मल ख्याल रखेगी, ताकि फिदे फिर से सेहतमंद हो जाए। ये सोचकर वो सारा सामान उठाए किचन की तरफ बढ़ी। उसने बिल्ली के लिए फिश के कोफ्ते बनाए, उसमें गाजरें और उबली हुई सब्जियां मिक्स की। इसके बाद उसने बतौर बिल्ली के सिंक के लिए कुछ पुडिंग बनाई। शहराम काम से फ़ारिग होकर शाम तक वापस घर पहुंच चुका था। किचन में शीशे का स्लाइड डोर था, जिसकी दूसरी तरफ से आफरीन खाना पकाने में मसरूफ़ नजर आ रही थी। पहली बार उसे घर में भरा-भरा लगा था। खालीपन का एहसास जो इससे पहले अगर उसके अंदर जागा भी था, तभी उसने ज़ाहिर नहीं किया था। लेकिन आज किचन से आती खाने की खुशबुएं उसे वाक़ई ये मानने पर मजबूर कर रही थी कि घर से फ़रोद के वजूद से मुकम्मल होता है।
वो बिना पल के चिपका उसे तका जा रहा था। एक पल को वो सब्जियाँ काट रही होती, तो दूसरे पल वो उसे पका रही थी। वो वाक़ई इस वक़्त माहिर शेफ़ लग रही थी। वो दिल से ये मान रहा था कि ये लड़की खाना पकाने में माहिर है। शीशे किचन डोर की झुर्री से आती खाने की मज़ेदार खुशबू इसकी भूख को मज़ीद बढ़ा रही थी। शहराम ने नज़र घुमाई, जब इत्तेफ़ाक़न उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ चीनी के बाउल में पुडिंग थी, जिसके ऊपर फूड कलर से हेलो किटी लिखा हुआ था, जो यकीनन बिल्ली के लिए बनाई गई थी। लेकिन शहराम की मत तो मारेगी। इस वक़्त भूख की वज़ह से उसकी सोचने-समझने की सलाहियत मुकम्मल स्लिप हो चुकी थी। उसने बिना सोचे-समझे प्याला उठाया और एक स्पून भरकर मुँह तक लाया। मज़ेदार खुशबू के साथ-साथ जायका भी निहायत आला था। जैसे-जैसे वो खाता गया, तलब बढ़ती गई। उसने ये जाना कि पुडिंग में चिकन और दूसरे नामालूम अज़्ज़ा शामिल हैं। ये आज तक के वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाई गई तमाम पुडिंग से यकसर मुख्तलिफ थी। बड़ी बात ये थी कि इसमें चिकनाई की मिक़दार भी काफ़ी कम थी, जो कि मुकम्मल हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक थी। उसने मुँह भर-भर के चम्मच लिए और कुछ मिनट में ही प्याला खाली कर दिया। ठीक इसी वक़्त आफ़रीन बाकी खाने की प्लेट्स लिए किचन से बाहर आई। उसे देखकर उसकी आँखें सरप्राइज़िंग अंदाज़ में खुली और प्यारी सी मुस्कुराहट ने चेहरे का अहाता किया। तुम वापस आ गए शानी। फिर एकदम से इसकी आंखें फटी सी फटी रह गई जब उसने शहराम के हाथ में बिल्ली के लिए बनाई गई पुडिंग का प्याला देखा। शहराम ने सारी खीर खा ली थी। ओह गॉड, ये तो बिल्ली का खाना था। आफरीन की मुसलसल नजरों से शहराम को थोड़ा सा पजल किया। वो दिल में ये समझा कि आफरीन इसकी अपनी बनाई की चीज खाने की वजह से खुश है। ये सोचाते उसने हल्का सा खांस कर गला साफ किया। तुमने जो पुडिंग बनाई थी बहुत टेस्टी थी। आफरीन बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो इस तज़ब्ज़ब में खड़ी थी कि अगर वो सच बताएगी कि ये शहराम के लिए नहीं बल्कि बिल्ली के लिए थी, तो यकीनन वो उसे गुस्से में कत्ल ही कर देगा। आखिर काफ़ी देर तक हिसाब-किताब करते आफ़रीन ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ये मैंने दरअसल तुम्हारे लिए बनाई थी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुमको पसंद आई। शहराम ने उसके खिलते चेहरे और मुस्कुराते लब देखे तो नागवारी से कहा, तुमको सिर्फ बिल्ली पर तवज्जो रखनी चाहिए। उसने आफ़रीन की खुशफ़हमी को अपनी तरफ से जैसे दबाना चाहा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जानती हूँ। उसने जल्दी से प्यारे तासुरात के साथ सर हिला दिया था। मैं बस खुद को रोक नहीं पाई। उसकी बात पर शहराम बस उसे सर्द अंदाज में देख कर रह गया। आफरीन बमुश्किल अपने प्यारे तासुरात पर बरकरार रख पाई। कैसा आदमी है ये? क्या ये वाकई इंसान है? खुशकिस्मती से इसमें इस वक्त फिदी शहराम के पास आकर इसकी टांगों से एकदम लिपट कर इसके गिर्द गिर्द घूमने लगी। शहराम ने झुककर इसे प्यार से उठाया और बात बदल कर पूछा, आज उसने क्या खाया था? फिश के कोफ्ते बना कर दिए थे। ये सब्जियां पसंद नहीं करते तो मैंने कुछ गाजरें डालकर बनाई और उसने पूरे 6 कोफ्ते खा लिए। आफरीन ने जैसे ही बात पूरी की साथ ही उसके ज़हन में ये सोचा कि फ़िदे के खाने की तलब आम दिनों से बढ़ी है, जबकि आम दिनों में वो कम खाती थी। ऑलराइट, शहराम ने जल्दी से कहा, मुबादा वो तजस्सुस में ना पड़ जाए कि फ़िदे के खाने की तलब आम दिनों से क्यों बढ़ी है। मैंने खाना तैयार कर लिया है, आप शुरू करें। आफरीन ने मुड़कर टेबल पर चम्मच कांटे रखे और खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उसने सलाद, बॉइल्ड एग्स, मक्खन मिले क्राउन्स बनाए थे। ये ब्रेड के टुकड़े होते हैं जो तले जाते हैं, क्रिस्पी से और सूप के साथ खाते हैं। साथ में वेजिटेबल सूप। सलाद की ड्रेसिंग देखकर शहराम ने लाशुरी तौर पर आज तक के खाए के रेस्टोरेंट के सलाद से इसका मवाजना किया था। तो ये बात खुली कि आफरीन का सलाद देखने में काफ़ी हद तक सबसे बेहतरीन है। ये बेहतर है कि रात को खाना हल्का-फुल्का खाना चाहिए और गोश्त चावल से परहेज़ करनी चाहिए। आफरीन ने उसकी हैरान नज़रों का मफ़हूम समझकर जैसे वज़ाहत दी। शहराम सरप्राइज़ हुआ। तुम इतनी सी एज में हेल्थ कॉन्शियस कैसे हो? मेरे डैड को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी क्योंकि वो बिज़नेस की मसरूफ़ियत में अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रख सकते थे। सो मैं हमेशा इनके लिए हल्का-फुल्का ज़ुदज़म खाना बनाती थी। बाप का तज़किरा करते उसके लहजे में अफ़सरदगी उतर आई। जाफ़र यस्तानी ने अगर उसे मोहब्बत नहीं दी थी तो नफ़रत से धुतकारा भी नहीं था। शहराम को इसकी ज़ाती मिसाल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए खामोशी से खाना खाने लगा। खाना बेहतरीन था और उसने तलब से बढ़कर खा लिया था। खाने के बाद बेइख्तियार उसके मुँह से तराफ़ी कलमात निकल गए। ज़बरदस्त खाना, थैंक यू। आफरीन ने शर्माने की एक्टिंग की। मैंने छोटी उम्र से ही खाना बनाना सीख लिया था ताकि अपने होने वाले शौहर को अच्छा खाना पकाकर खिला सकूं जब वो शाम को थका हारा घर आए। साथ ही चोर नज़रों से उसे देखा, लेकिन शहराम नीचे झुका गोद में बैठी बिल्ली को प्यार से सहला रहा था, बिना आफरीन की बात पर तवज्जो दिए। ये देखकर आफरीन काफ़ी नर्वस हुई। अचानक शहराम ने लापरवाही से नज़र उठाकर उसे गुमसुम बैठे देखा तो टेबल बचाकर उसे मुतवज्जो किया। किस बात का इंतजार कर रही हो? बर्तन उठाओ। आखिर ये जंगली ज़िद्दी आदमी कहाँ से आया है? आफरीन किचन में बर्तन वॉश करते मुसलसल सलचोती दांत पीस कर सोच रही थी। इस वक्त उसे अपनी खूबसूरती पर भी शक हुआ।
वो किचन से फ़ारिग होकर आईने में खुद को एक नज़र ज़रूर देखना चाहती थी। शहराम ने डाइनिंग टेबल से उठकर स्टडी रूम में जाने के इरादे से कदम बढ़ाए। तभी इसकी नज़र लिविंग रूम के सोफे पर उल्टे पड़े रेसिपी बुक पर पड़ी, जिस पर टाइटल साफ नज़र आ रहा था, फूड रेसिपीज फॉर प्रेग्नेंट कैट्स। वो परेशान हुआ, तो क्या ये आफरीन जान गई है कि फिदी प्रेग्नेंट बिल्ली है? इत्तेफाकी तौर पर आफरीन किचन से बर्तन धोकर वापस आई थी जब उसने शहराम को किताबचा थामे उसकी अवरात पलटते हुए देखा। एक पल इसकी सांस थम गई। अगर उसने पुडिंग वाली रेसिपी देख ली तो? वो जल्दी से आ गई और एकदम जैसे बता दी, एक्चुअली ये मैं आज पेट शॉप पर गई थी ताकि बिल्लियों के हाजमे के लिए बेहतर फूड की मालूमात ले सकूं। शॉपकीपर ने ये बुक दिया कि इसमें खसाइयत से भरपूर रेसिपीज हैं जो एक प्रेग्नेंट बिल्ली के मैदे के लिए भी मुफीद हो सकती हैं। तभी मैं ये ले आई। शहराम की आंखों के लिए तासुरात रिलैक्स्ड हो गए। इसका मतलब अब भैया फ्रेंड को कुछ नहीं मालूम हो कि फिर प्रेग्नेंट बिल्ली है। वो जैसे ही आदत के मुताबिक किताबचे के अवराक पलटता जा रहा था, एक जगह पर इसकी निगाहें जैसे चिपक गई। जानी पहने पहचानी सी तस्वीर और साथ ही उसकी तरकीब। अचानक ही इसके वजह तासुरात अजीब से हो गए। चेहरा रंग बदलता जा रहा था। कुछ लम्हे बाद शहराम ने किताब का एक वर्ग फोल्ड किया और आफरीन की पुरतजस्सुस नजरों के आगे किया। तो ये थी वो पुडिंग जो तुमने जानबूझकर मेरे लिए बनाई थी? यही है ना? एक करंट सा आफरीन के वजूद में दौड़ा। वो उसकी आगाज भरी नजरों से कांपी। वो भूल गई थी कि कुछ देर पहले पुडिंग इस बुक से देखकर ही बिल्ली के लिए बनाई थी। बात ये है कि वो हिचकिचाकर चुप हो गई। "तुम वो हर चीज़ मेरे लिए बना सकती हो जो वो मुझे टेस्टी लगे।" शहराम ने उसे देखकर तल्ख़ लहजे में कहा। उसे ये सोचकर ही मथनी हो रही थी कि उसने कुछ देर पहले जो मज़ेदार पुडिंग बड़े शौक से मुँह भरकर खाई थी, वो असल में बिल्ली के लिए बनाई गई थी। इतना बेवकूफ़ कैसे बन सकता था वो? आफ़रीन बिल्कुल बेबसी सी महसूस करने लगी। क्या सफ़ाई दे! अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुश रहिए, खुश रखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।